Good morning, students. Now we'll start about the topic of the next lesson, that is about the gravitation. I think in the ninth standard you will learn about the lesson gravitation. That lesson was nearly half of the lesson in this part. ये जो lesson आपको 11th 12th में gravitation है, ये 11th 12th के gravitation का आधा part आपको 9th में ही था. अब वो पूरा part फिर से एक बार रिवाइज होता और उसके आगे फिर बहुत सारे पार्ट्स लेसन में है. लेसन में फॉर्मूले ज्यादा नहीं है. You have to just know the basic formulas, and from the basic formulas you can derive the other formulas. So basic formula जो भी है उनसे हम बाकी formula derive इजीली कर सकते हैं. तो what do you mean by gravity? What do you mean by gravitation? Gravity का मतलब क्या और gravitation का मतलब क्या? ये आपको टेक्स्ट बुक में था कि what is gravity, what is gravitation. आप लोगों ढूंढ के रखो. दोनों वर्ड सेम ही तो लगते हैं, कोई फर्क तो है नहीं दोनों में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. आप लोगों डिफरेंस ढूंढ के रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी. ये जो लेसन है ग्रेविटेशन, इन दिस लेसन टोटली अबाउट द अर्थ है. इसके नीट के लिए डेफिनेटली 2 क्वेश्चन होते हैं. देयर आर 2 क्वेश्चंस, मतलब 8 मार्क. और JEE में इसका एक क्वेश्चन जरूर होता है. मेन में भी, एडवांस में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. अदर लेसन में भी इसका एप्लीकेशन होता है. ग्रेविटेशन लेसन का आगे वर्क एनर्जी पावर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काम पड़ता है. अब ग्रेविटेशन लेसन में आप लोगों को ये 2 वर्ड पहले ढूंढ के रखने हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटी ग्रेविटेशन आ गया कि आपको खुद की पहले अर्थ की याद आ जाती कि भी हमको अर्थ ने खींच के रखा हुआ है. सिंपली द फोर्स इन बिटवीन द मासेस. और रफली अप टू स्कूल लेवल हम लोग क्या सोचते हैं कि अर्थ ने अपने के ऊपर जो फोर्स लगाया वो ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशन. अलग अलग है दोनों वर्ड्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन एनी 2 मासेस. वो मासेस कितने भी छोटे हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं. तो मासेस में भी स्मॉलर, मासेस में भी लार्जर, ज्याचं नाव नाही येते. मासेस स्मॉलर, मासेस लार्जर हो सकते हैं. तो उन मासेस लार्जर स्मॉलर उनके डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकते. तो 2 मासेस छोटे हैं, बड़े हैं, नियर है, अवे है, इस पे डिपेंड करता हो फोर्स. तो इन दिस लेसन यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द अर्थ. आपको हर क्वेश्चन में अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लगेंगी और वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेंगी. You should know about those. It's like mass of Earth, radius of Earth, density of Earth. इन तीनों का काम पड़ता है. कभी कभी actual shape of Earth, and most of the time Earth will be considered to be sphere. तो पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं what do you mean by. ये आपको ढूंढना है 2 words, gravity, gravitation. Third, gravitational force. ये तो मैंने अभी बता दिया. Gravitational force. Gravitational force in between the masses. तो always you will require details about the earth. अर्थ के डिटेल्स आपको लगेंगे, सन के डिटेल्स लगेंगे और मून के भी डिटेल्स लगेंगे. लेकिन ये सबसे ज्यादा लगेगा, अर्थ के डिटेल्स आपको एवरी टाइम रिक्वायर्ड. तो लेट अस गो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल्स अबाउट द अर्थ. अर्थ के डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. टर्मिनोलॉजी जो भी लेसन में उसके बारे में पढ़ लेते हैं. Now, Earth is considered to be spherical. In fact, Earth is not spherical. In fact, Earth is flat at the poles and bulge at the equator. Earth जो है वो flat at the poles and bulge at the equator है. Means मतलब actual shape of the Earth is not spherical. Actual shape of the Earth is somewhat like this. ऐसा Earth का shape. At the equator, Earth का diameter बड़ा है. At the poles अर्थ का डायमीटर कम है. अर्थ इज bulge at the equator, flat at the poles. मतलब radius at the equator and radius at the pole are not equal. Those radii are different. वो रेडिया दोनों डिफरेंट है. So दो रेडिया are different. Earth is considered to be spherical. Considered spherical. Earth is considered to be spherical. अर्थ को स्पेरिकल समझा जाता. एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ स्पेरिकल नहीं है. अगर स्पेरिकल लिया
तो रेडियस ऑफ अर्थ थ्रू आउट विल बी सेम, बट इन फैक्ट रेडियस ऑफ अर्थ थ्रू आउट सेम नहीं है. रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर is more than radius of earth at the poles because the shape of earth is bulged at equator and flat at poles. It is also called a geoid shape of earth जो भी है. तो radius at equator is more than radius at the poles. ये पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इक्वेटर. लेकिन यहां इक्वेटर पोल, ये एक्सिस अर्थ का, यहां पर ये रहेगा एक्सिस अर्थ का. तो ये पोल्स हो या इक्वेटर हो, दोनों जगह उसकी रेडियस सेम है. इट इज कंसिडर्ड टू बी स्पेरिकल, जो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है. Hence radius at the equator equal to radius at the poles. ये आपको मैक्सिमम टाइम काम में आएगा. बट इन फैक्ट जब काम पड़ेगा तो रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल बाय हाउ मच. कितने किलोमीटर का फर्क है, ये भी आप कल गिन के बताओ मेरे को. घर पे अर्थ गिन लेना, ऐसी कितनी है, ऐसी कितनी है, बताना मेरे को कल डिफरेंस कितना है. रेडियस एट द इक्वेटर, रेडियस एट द पोल्स, गिन सकते तो गिन लो, बट ये डिफरेंस ढूंढ के निकालो कितना है. कि रेडियस एट द इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस एट द पोल कम है. कितने से कम है ये डिफरेंस आपको. ये एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज टू बी कंसीडर्ड ओनली इन वन डिस्कशन. ये एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ सिर्फ एक डिस्कशन में काम में आने वाला है, और बाकी सारे लेसन में, बाकी पूरे लेसन में आपको अर्थ स्फेरिकल कंसीडर करके सब कुछ डिराइव करना है. आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो अर्थ विल बी कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल एवरी टाइम only if mentioned about the shape of earth. एक ही टॉपिक लेसन में जहां एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ काम में आता है, बाकी सभी जगह पे आपको अर्थ को स्पेरिकल कंसीडर करना है. तो अर्थ को स्पेरिकल कंसीडर करेंगे. तो नाउ डिटेल्स अबाउट द अर्थ, कि अर्थ के डिटेल्स, डायमेंशंस वगैरह सब जो आपको मालूम होना. तो अर्थ विल बी कंसीडर टू बी स्फीयर. हर जगह अर्थ स्फीयर कंसीडर की जाएंगी. अर्थ के डायमेंशंस आपको मालूम होना. क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में गिवन नहीं रहेगा. R for radius of earth, कैपिटल M for mass of earth. अर्थ पे अर्थ से बड़ा कोई मास नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ को कैपिटल M दे देना, बाकी स्मॉल m सारे. तो मास ऑफ अर्थ हमेशा कैपिटल M, बाकी कोई भी बॉडी रहो उसका मास हमेशा स्मॉल m ही लिया जाएगा. फिर R is the radius of earth, M is the mass of earth. ये इक्वेटर जो अर्थ के दो इक्वल पार्ट कर देता वो इक्वेटर. ये पोल्स, ये पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ज्योग्राफिक पोल्स है. नॉर्थ ऊपर का, नीचे का साउथ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर. दीज आर द ज्योग्राफिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स अलग होते हैं. मैग्नेटिज्म लेसन में आपको अर्थ का मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है. नाउ इन दिस लेसन यू हैव टू लर्न द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एंड इन द लेसन मैग्नेटिज्म एंड मैटर. एक लेसन है आगे आप लोगों को, मैग्नेटिज्म मैटर लेसन में आपको अर्थ का मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है. तब आप मैग्नेटिक पोल्स का भी काम पड़ेगा, तब आपको कुछ डिफरेंस इसमें मालूम पड़ेगा. ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस, ये एक्सिस और रोटेशन का काम नेक्स्ट लेसन में रोटेशनल मोशन में पड़ता है आप लोगों को. सो एक्सिस, इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लाइक दिस. सो नाउ व्हाट यू शुड नो अबाउट दैट. फॉर अर्थ जिनको हम स्पेरिकल कंसीडर करते, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. पूरे लेसन में ये मीनिंग चेंज नहीं होगा. रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में भी लिखना, मीटर में भी लिखना कितनी है. तो R इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, फिर हाउ मेनी मीटर. न्यूमेरिकल में इसका काम पढ़ने वाला आपको ये मालूम होना डायरेक्ट. R is the radius of earth, then M is the mass of earth. इन दो टर्म्स का एवरी फॉर्मूला विल रिक्वायर. इस लेसन के हर फॉर्मूले में आपको इन दो टर्म्स का काम पड़ने वाला है. मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों का. तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ये दो. तो मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ कितने किलोग्राम है, ये आपको ढूंढ के रखना है. हाउ मेनी किलोग्राम मालूम नहीं होगा तो उठा के देखो. उठा सकते,
देन मास ऑफ अर्थ इज जनरली टेकन, अगर गिवन नहीं है तो कितना कंसिडर करते, ये पॉइंट लो, इसके नेक्स्ट राउंड फिगर, फॉर एग्जांपल ये 2.98 आया तो इसको 3 ले लेना, बस 2.98 है तो 3 ले लेना। मैंने ये दो आपको ढूंढने हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। थर्ड, रो इज मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। नाउ अर्थ इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल्स, अर्थ के जो मटेरियल्स है, जैसे अर्थ सरफेस पे लूज मटेरियल है, सॉइल है, सैंड है, क्ले है, थोड़ा अंदर जाओ तो थोड़ा हार्ड मुरुम है, और थोड़ा अंदर जाओ तो फिर हार्ड रॉक है, अंदर जाओ तो एकदम मेंटल है। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज नॉट थ्रू आउट सेम, सरफेस की डेंसिटी अलग है, थोड़ा अंदर की अलग है, थोड़ा अंदर की अलग है, बट यू हैव टू कंसिडर अर्थ एज अ होल to be made up of same material throughout. So that's why rho is taken as the mean density of earth. Rho is taken as what? Mean density of earth. Mean density of earth. तो ये mean density of earth कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, ये आप इजीली निकाल सकते हो कैलकुलेट करके कि मास अपॉन वॉल्यूम, मास मालूम है, रेडियस से वॉल्यूम मालूम है, तो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो इक्वल टू नथिंग बट कितनी वैल्यू है इन केजी पर मीटर क्यूब, ये भी आपको ढूंढनी है। अभी अगर मैं बता दूंगा तो ये आप लोगों को ढूंढेगा कौन फिर इसको, ये सारी वैल्यूज आपको ढूंढ के मुझे बतानी है। अभी जितने भी लेक्चर्स अपने होते हैं, सभी लेक्चर्स में पहले लेक्चर की कनेक्टिविटी सेकंड से होती है, सेकंड की कनेक्टिविटी थर्ड से होती है, इसलिए किसी ने डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखा तो उसको समझेगा जरूरी नहीं, इसलिए जो भी जिनका भी मिस होता है यूट्यूब पे देखना है तो आप लोग राइट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर देन सेकंड देन थर्ड ऐसा देखेंगे तो रिवीजन भी होंगी और पूरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, तीनों का काम आपको पढ़ने वाला है बहुत बार, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, इन दोनों का हम तो हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, हर फॉर्मूले में पढ़ेंगे आपको, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ अबाउट, कभी कभी आपको काम में आएगा, ये अर्थ के बारे में हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, सब कुछ। नाउ अर्थ का रोटेशन अबाउट द एक्सिस होता है, तो एट द पोल पॉइंट एट रेस्ट रहते, इक्वेटर के पॉइंट इन मोशन रहते हैं। अब आपको आगे लेसन में इन टर्म्स ऑफ मास, जहां मास है उसको उस फार्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर अर्थ लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थ तो स्फेरिकल इन शेप है, अर्थ अब हमेशा अपने लिए स्फेरिकल इन शेप रहेंगी, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r cube. Now density rho, mean density rho is mass upon volume, as mean density is mass upon volume, as mean density of earth is nothing but mass divided by volume. Mean density is what? Mass divided by volume. तो rho equal to nothing but m by v. अर्थ का हमने छोटा सा पार्ट भी लिया तो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, छोटा पार्ट लिया, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आपने वाटर का 100 ml लिया कि 1 लीटर लिया कि 50 लीटर लिया कि 1000 लीटर लिया, डेंसिटी ऑफ वाटर रिमेन द सेम। सो डेंसिटी ऑफ वाटर रिमेन द, डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटिटी, सो मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर कुछ छोटा पार्ट ऑफ अर्थ लेते हो, उसका मास समझा m डैश है, तो उसका वॉल्यूम भी v डैश रहेगा। छोटा सा स्पीयर लिया अर्थ में से काट के, काम है आगे इसलिए बता रहा हूँ, अर्थ में से छोटा सा स्पीयर काटा तो अर्थ से छोटा है लेकिन अर्थ का ही पार्ट है, उसका वॉल्यूम भी कम है, मास भी कम है, लेकिन रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। तो नाउ वॉल्यूम एंड मास, देन मास इक्वल टू नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो मास m इक्वल टू नथिंग बट यहाँ m डैश इक्वल टू रो इनटू v डैश, जो भी v डैश आएगा, तो मास इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसका भी आपको बहुत बार काम पड़ने वाला है, इसका एक ही बार काम पड़ेगा, जो भी वॉल्यूम आएगा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई इंटू r डैश, जो भी स्फीयर रहेगा उसका वॉल्यूम इंटू उसका क्यूब रहेगा। ये इसका एक बार काम पड़ने वाला है, इसका बार बार काम पड़ने वाला है। इस लेसन में कोई भी फार्मूला अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मास के बजाय डेंसिटी के फॉर्म में होना, इस लेसन के हर फार्मूले में मास ऑफ अर्थ आने वाला है, तो उस मास को आप इससे रिप्लेस कर सकते।
8-10 फार्मूले आएंगे, तो हर फार्मूले में m आएगा, तो m की जगह इसको रिप्लेस करो, फार्मूला कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अभी आपके आगे के फार्मूले मालूम नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को पूछ लेता, सपोज क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है आगे रूट ऑफ gm बाय r, gm बाय स्मॉल r। मुझे ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होना, ये फार्मूला अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें का मास रिप्लेस कर दूंगा बस। जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m रिप्लेस करूंगा, फार्मूला कन्वर्ट हो गया। आगे एस्केप वेलोसिटी का एक फार्मूला है रूट ऑफ ट्वाइस gm बाय r, मुझे ये फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी होना, मास रिप्लेस करूंगा बस। आगे और एक फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले लेसन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है gm बाय r स्क्वायर, ये था आपको 9th में मास। तो जो भी फार्मूला आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट करना है, उसमें का मास रिप्लेस करना। फिर क्यों याद रखना है हमेशा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बेसिक फार्मूला याद रखो, जब कभी काम डेंसिटी का पड़ेगा तो उसको रिप्लेस कर लो, इजीली विल गेट द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसका एक बार काम पढ़ने वाला आप लोगों को, ये एक हो गया। दूसरा, अब अर्थ के पास में, अर्थ से दूर लाइक दिस, अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज टू लार्ज। जैसे मैंने बोला कि किसी का 6 फीट है और रेडियस ऑफ अर्थ और 6 फीट कंपेरेबल है क्या, समझो। जो लार्ज डायमेंशन है उसके सामने स्मॉल डायमेंशन जो होता है उसको कब कंसीडर करना, कब कंसीडर नहीं करना, इनके बारे में। अब अर्थ के ग्रेविटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इन दिस लेसन एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सब कुछ अर्थ के सेंटर से कंसीडर होगा, सारे डिस्टेंसेस अर्थ के सेंटर से गिने जाएंगे, ऑल डिस्टेंसेस विल मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो ना ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ विल बी कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी स्मॉल। जैसे सर्कुलर मोशन में मैंने बताया कि ब्रिज के ऊपर से ट्रक जा रहा है, तो ट्रक के सेंटर ऑफ मास की हाइट भी कंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि रेडियस ऑफ ब्रिज और हाइट कंपेरेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर से ज्यादा, एग्जैक्ट नहीं बताता मैं आप लोगों को, लिखना है बाद में आपको ढूंढ के। अर्थ की रेडियस 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ये 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, दिस मोर देन 6000, ये मोर देन 6000 है, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ 2 मीटर का, 3 मीटर का, तो ये 2-3 मीटर का ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द 6000 किलोमीटर इज नेग्लिजिबल। इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो, ये जैसे यहाँ बताइए ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, एग्जैक्टली ऑन अर्थ सरफेस है, ऑन अर्थ सरफेस। दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से काफी ऊपर है, इधर दूर है, अर्थ से ऊपर बोलने से बजाय दूर है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर नहीं है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द अर्थ सरफेस, बट द ऑब्जेक्ट इज, एक मिनट पहले तो मैं ऑब्जेक्ट जो दूर है उसके बारे में बता देता। ये रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंसेस सारे अर्थ के सेंटर से गिने जाएंगे, सरफेस से नहीं। सरफेस से गिवन है तो वो सरफेस से गिवन जो है प्लस रेडियस, ये यूज करके उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, ये कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर है अर्थ से, काफी दूर मतलब उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सरफेस से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में है, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस है। तो ऐसे 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर 6000 से कंपेरेबल हो सकते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 मीटर, 6 फीट, 4 फीट, दीज आर नॉट कंपेरेबल। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज h। h इज नथिंग बट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर कितना है वो हो गया h, h फॉर हाइट अबव द अर्थ सरफेस, r is the radius of earth, and distance from the center of earth up to that body will be given by small r, ये रहेगा हमेशा small r। what is small r? small r is the distance from the center of earth up to that point। जो कोई पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, तो स्मॉल आर। तो what is small r equal to, या r radius of earth, h is the height, small r equal to nothing but r plus h। what is small r? r plus h। अब अगर ये ऑब्जेक्ट और सरफेस से थोड़ा सा दूर है, हाँ ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा दूर है, मतलब अर्थ की रेडियस है 6000 किलोमीटर से ज्यादा, और ये ऑब्जेक्ट है समझो अर्थ से 500 मीटर पे। अब ये 500 मीटर और 6000 किलोमीटर आर कंपेरेबल की नॉट कंपेरेबल? दे आर नॉट कंपेरेबल व्हेन दिस हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जब हाइट है, बॉडी अर्थ पर नहीं है, हम लोग 3rd फ्लोर पे है, अर्थ पर नहीं है, लेकिन 3rd फ्लोर मतलब है कितना ऊपर, 10 मीटर, 15 मीटर,
तो 10-15 मीटर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ आर कंपेरेबल कि नॉट कंपेरेबल? दिस आर नॉट कंपेरेबल. So if this height is very small, then the body is said to be just outside the earth, nearer to the surface of earth. ऐसा जब कहेंगे तो उस बॉडी के लिए डिस्टेंस कैसे निकालना? ये बॉडी जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है, ये फर्स्ट बॉडी को नाम दूंगा मैं, ये सेकेंड है, और थर्ड एग्जैक्टली बॉडी अगर ऑन सरफेस है तो ये ऑन सरफेस है, ये नियरर टू सरफेस है, ये अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस है. तो फर्स्ट बॉडी के लिए पहले तो मैं h लिखूंगा, r लिखूंगा, क्या है तो व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. अब हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ बोलने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मतलब अर्थ के सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ का मतलब अर्थ सरफेस से नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ मतलब अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, दैट इज स्मॉल r. देन कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये पहले भी लिखा हुआ है, फिर से एक बार लिख रहा हूं. अब यहाँ वैल्यू नहीं लिखूंगा, 6000 किलोमीटर से ज्यादा है, ढूंढ के रखना आप लोगों को. बाद में h इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, 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 अर्थ सरफेस से उसकी हाइट कितनी है. ये चौथा एक पार्ट और आएगा इसमें, अगर बॉडी अर्थ सरफेस से अंदर है तो, अंदर मतलब डेप्थ पे, अर्थ को बोर किया, बोर के अंदर कोई बॉडी है, टनल किया काफी अंदर तक के, उसके अंदर कोई बॉडी है, तो सपोज ये चौथी बॉडी है जो अंदर है अर्थ के. यहाँ पर एक अर्थ को टनल कर दिया, इतना अर्थ को खोद लिया अंदर से और अंदर डाल दिया बॉडी को, ये फोर्थ बॉडी है. बॉडी अब अर्थ के अंदर है, हाँ अंदर अगर बॉडी है तो वो रहेगा स्मॉल डी. स्मॉल डी इज द डेप्थ बिलो, ये हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. अब डी रहेगा डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ सरफेस से कितना अंदर, बॉडी अर्थ सरफेस से बाहर भी रह सकती है, अर्थ से ऊपर जो गिनते हैं हम उसको बोलते हैं हाइट, अर्थ के अंदर जो गिनते हैं हम उसको बोलते हैं डेप्थ. फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पूछा कि वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग अर्थ से बाहर रहती ना, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है. किसी ने पूछा भी आपके घर में बोरवेल कितना है, तो बोरवेल की डेप्थ कितनी है, ऐसा बोलते क्या हमारे घर में बोर है वो 300 फीट ऊंचा है, ऊंचा है कि डीप है, 300 फीट डीप है. कोई बिल्डिंग है वो खलीफा टावर है, कितना ऊंचा है, तो अबव द अर्थ हाइट, बिलो द अर्थ डेप्थ. तो डेप्थ इज द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अंदर के लिए. तो ये होगी डेप्थ, अंदर के लिए जो रहेगा वो डिस्टेंस क्या रहेगा, डेप्थ रहेगा. ये अंदर के लिए जो रहेगा, ये फोर्थ बॉडी लिखा हूं मैंने, ये डी रहेगा, सरफेस से जो गिनेंगे दिस विल बी डी. सेंटर से जो रहेगा वापस से आर, सेंटर से डिस्टेंस आर ही रहेगा उसका. अब ये स्मॉल आर is distance from center of earth, r is the radius of earth, h is height above the surface of earth, d is the depth below the surface of earth. height हमेशा above, depth हमेशा below the surface of earth. अब ये स्मॉल r कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल r इक्वल टू नथिंग बट r प्लस h. व्हाट इज स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h. कौन सी बॉडी के लिए, बॉडी आउटसाइड द अर्थ के लिए. और जो बॉडी इनसाइड द अर्थ है उसके लिए कैसे निकालना, फॉर बॉडी इनसाइड द अर्थ, या मैं पहले लिख लेता फॉर बॉडी इनसाइड द अर्थ. इसका काम एक टॉपिक में पढ़ेगा, फॉर बॉडी इनसाइड द अर्थ. कोई बॉडी अगर अर्थ के अंदर है तो उस बॉडी के लिए स्मॉल आर कैसे निकालेंगे. ये टोटल यहां से सरफेस तक है कैपिटल आर, उसमें से डी गया तो बचा हुआ स्मॉल आर. तो व्हाट इज स्मॉल आर इक्वल टू, ये टोटल है आर रेडियस ऑफ अर्थ, उसमें से डी कम हो गया तो बचा कितना, आर प्लस डी, आर माइनस डी. स्मॉल आर इज नथिंग बट आर माइनस डी. और स्मॉल आर इक्वल टू आर माइनस डी. इसका एक ही टॉपिक में काम पड़ेगा, ज्यादा काम पढ़ने वाले दूसरा का. फॉर बॉडी आउटसाइड द अर्थ, फॉर बॉडी आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर जो बॉडी है वो, फॉर बॉडी आउटसाइड द अर्थ. ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है. इनसाइड के लिए डेप्थ, आउटसाइड के लिए हाइट. तो व्हाट इज स्मॉल आर इक्वल टू, स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच. जनरल स्मॉल आर इक्वल टू व्हाट, आर प्लस एच. अब मैं वन बाय वन लिखूंगा.
फॉर दिस फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी। फर्स्ट बॉडी अर्थ से काफी दूर है। when h is comparable to radius of earth, h is in number of kilometers, h is in hundreds of kilometer, h जो है ये hundreds of kilometer है। यहाँ h बहुत कम है और यहाँ बॉडी तो और सरफेस पर ही है। सरफेस पर ही होना मतलब क्या, बॉडी और सरफेस पे है, इसका मतलब हाइट है ही नहीं। मैं तीनों को वन बाय वन लिखूंगा। फॉर बॉडी आउटसाइड द अर्थ, फर्स्ट बॉडी, बॉडी अबव द अर्थ सरफेस है, फार अवे फ्रॉम द अर्थ। फॉर फर्स्ट बॉडी, बॉडी आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, किसको कंसिडर करना आउटसाइड द अर्थ, जिसकी हाइट सफिशिएंटली लार्ज है। आउटसाइड द अर्थ मतलब हाइट इज वेरी लार्ज, हाइट इज वेरी लार्ज, फॉर लार्ज हाइट्स ऐसे लिखूंगा, फॉर लार्ज हाइट्स। फॉर लार्ज हाइट्स मतलब when h is comparable to r, when h is comparable to r, h is comparable to r, that is h is at least more than 64 किलोमीटर। h अगर 64 किलोमीटर 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसको कंसिडर समझना, that is h is very small as compared। तो when h is comparable to radius of earth मतलब h is very large as compared to r, h बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मतलब कितना, r से कंपेरेबल, रेडियस ऑफ अर्थ 6000 किलोमीटर से ज्यादा, हाइट है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, दैट इज टू बी कंसीडर्ड। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट लिया, हाइट 8 ही किलोमीटर, दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज नेग्लिजिबल। सो हाइट h अगर आपको मालूम है, व्हेन h इज कंपेरेबल टू द r एट दैट टाइम मतलब हाइट सफिशिएंट है, तो स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h। मैंने पहले भी लिखा, इसका आपको काफी काम पड़ने वाला है। जो भी बॉडी आउटसाइड द अर्थ है, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h। सेकेंड बॉडी, डायग्राम पे रेफरेंस है, सेकेंड बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी काफी दूर है अर्थ से। दूसरी बॉडी ये अर्थ के पास में है, पास में मतलब व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू r, जब h r से कंपेरेबल नहीं है। आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर ही है, it is outside the earth but for small heights, for small heights, that is body is close to surface of earth, close to surface of earth, close to surface of earth, अर्थ सरफेस के पास में है, काफी दूर नहीं है। फॉर अ बॉडी स्मॉल हाइट जब है, that is when h is not comparable to r, h is not comparable, when h is not comparable to r, रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल नहीं है, that is when h is very very small as compared to r, h बहुत बहुत कम है, कम नहीं बहुत कम है। तो ये कब तक आप कंसिडर कर सकते हैं, when h is less than or equal to 64 किलोमीटर। ये 64 क्यों लिया आपको बाद में ख्याल में आएगा। अगर h ये नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में आपको ख्याल में आएगा 64 किलोमीटर क्यों, 64 किलोमीटर हाइट है या उससे कम हाइट है तो उस हाइट को निग्लिजिबल समझा जाता। 64 किलोमीटर अपने लिए बहुत है, बाप रे 64 किलोमीटर मतलब आपने बोला कि मेरी हाइट तो 6 फीट है, तो 6 फीट और 64 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थ की रेडियस 6000 किलोमीटर से ज्यादा और 64 किलोमीटर उसके आगे कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1% ही है। तो ये हाइट अगर है तो ये इससे कम हाइट रही तो उसको छोड़ देना, निग्लेक्ट करना। अगर छोड़ दिया हाइट को तो फिर क्या, ये हाइट छोड़ दिया हमने, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, लेकिन h बहुत कम है, hence body can consider, hence for that body small r is nearly comparable to r। वैसे स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h होता है, लेकिन ये h निग्लिजिबल है, h निग्लिजिबल हो गया तो स्मॉल r नियरली इक्वल टू कैपिटल R। तो फॉर अ बॉडी जस्ट आउटसाइड द अर्थ, फॉर अ बॉडी क्लोज टू अर्थ, फॉर स्मॉल हाइट जस्ट आउटसाइड द अर्थ, स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R डायरेक्टली, क्योंकि क्या निग्लेक्ट किया आपने, h को निग्लेक्ट कर दिया। तो पहली बॉडी काफी ऊपर थी, उसके लिए स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h। सेकेंड बॉडी अर्थ सरफेस के पास में थी, इतनी पास में कि उसकी हाइट 64 किलोमीटर से कम है, तो अर्थ के ऊपर जो 64 किलोमीटर से कम है उसकी हाइट अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल नहीं है, तो उस हाइट को छोड़ देना। इस हाइट को छोड़ देना मतलब डायरेक्टली उस बॉडी के लिए स्मॉल r इक्वल टू r,
स्मॉल आर नियरली इक्वल टू आर। अब थर्ड बॉडी देखो डायग्राम में, थर्ड बॉडी तो अर्थ सरफेस पर ही है डायरेक्ट, ये मैंने जो लिखा पहले फोर्थ बॉडी के लिए था, थर्ड बॉडी के लिए, थर्ड बॉडी ऑन अर्थ सरफेस अगर बॉडी है तो ऑन द अर्थ सरफेस, बॉडी एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पर अगर है तो ऑन द अर्थ सरफेस है। ऑन द अर्थ सरफेस मतलब हाइट कितनी हो गई, हाइट तो अर्थ सरफेस के ऊपर रहती है, अर्थ से जो गिनते हो हाइट, लेकिन ये बॉडी अर्थ सरफेस को चिपकी हुई है, हाइट कितनी हो गई, ना अंदर है बॉडी ना बाहर है, सरफेस पर है, तो वही द हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस हाउ मच, 0 ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट इज h इक्वल टू, h इक्वल टू 0, हाइट 0 रहेंगी उस बॉडी के लिए, हेंस एज स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, लेकिन इसमें h 0 है तो स्मॉल r इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R, जो बॉडी अर्थ सरफेस पे है उस बॉडी के लिए स्मॉल r इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R। तो एक यहां लिख के रखूंगा, फॉर अ बॉडी आइदर ऑन अर्थ सरफेस, आइदर ऑन सरफेस और क्लोज टू सरफेस, और क्लोज टू सरफेस, क्लोज टू सरफेस का मतलब h is very small as compared to r, for a body either on surface or close to surface of earth, either body और surface पे है या close to surface of earth है तो small r is taken as r। वैसे ये close to surface के लिए, और exactly equal to किसके लिए आएगा, either on surface के लिए r equal to r, on surface small r is exactly r since h is 0, close to surface अगर बॉडी है small r is nearly equal to r since h is very small as compared to r, that is negligible, और सरफेस से वो negligible। ये हो गया तीनों बॉडीज के लिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ बॉडी जो अर्थ सरफेस के अंदर है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ आपको दोनों पढ़ने हैं, अर्थ सरफेस के बाहर की बॉडी, अर्थ सरफेस के अंदर की बॉडी, अर्थ सरफेस के पास में की बॉडी, अर्थ सरफेस पर की बॉडी। इनसाइड द अर्थ अगर बॉडी है तो डी रहेगा, डी इज डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, फॉर दैट बॉडी स्मॉल r इक्वल टू r माइनस डी, मैंने पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम पे आपको, स्मॉल r इक्वल टू व्हाट, r माइनस डी। तो ये स्मॉल r कैपिटल R इन सब के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। These are some terminologies to be used throughout the lesson। पूरे लेसन में आगे आपको क्या क्या यूज करना है वो भी ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, आगे कुछ पॉइंट आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे तो आपको बताऊंगा, इंटरसेलेशन ग्रेविटी के जो पॉइंट्स है वो आगे आपको आएंगे सारे। तो ये हो गया ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस, ये सब सवेरे सवेरे उठ के फ्रेश होके बैठा करो, नहीं तो लेसन शुरू हो गया कि फिर से लुढ़क गए। मतलब आपकी ग्रेविटी कितनी है पढ़ने की ख्याल में आएगा, ग्रेविटी मैंने पहले पूछा ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन, दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है इनके बारे में। तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, एक बार फिर से आपको सारे पॉइंट्स बता देता, व्हाट दोस पॉइंट्स आर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ये लेसन हम लोग पढ़ रहे, ग्रेविटी मीन्स व्हाट, ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट, ये आपको ढूंढ के मुझे कल बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। Gravitational force, force of attraction in between the masses, irrespective of their size, irrespective of the distance between। अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में आपको डिटेल्स मालूम होना, अभी मैंने सारे डिटेल्स के बारे में ढूंढने के लिए बोला। एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ, रियल शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्लेट, ऑमलेट नहीं, इट इज कॉल्ड एज ऑब्लेट शेप, वो भी LET है शायद, स्पेलिंग चेक कर लेते एक बार, ऑब्लेट शेप। ऑब्लेट शेप मतलब ओवल शेप जैसा शेप है, फ्लैट एट द पोल एंड बर्ज एट द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। जब कभी अर्थ बनी होंगी, अर्थ ये मतलब यूनिवर्स फॉर्म होने की काफी सारी थ्योरीज है कि भाई अर्थ कैसे बने होंगी, बाकी प्लैनेट्स कैसे बने होंगे, नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर, क्योंकि जब अर्थ बनी होंगी तब अपने से कोई देखने वाला नहीं था, तो ऑल दोस थिंग्स आर ओनली कंसिडर्ड कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखा कि लिक्विड हमेशा स्फेरिकल शेप लेता, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी भी थ्योरीज है कि ये सोलर सिस्टम कैसे बनी, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द सोलर सिस्टम,
कि सन पे बहुत बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया, और सन से लावा जो है उसका लिक्विड स्टेट का जो स्टेट है वो बाहर फेंका गया, और लिक्विड बाहर आया, सन से दूर आया, लिक्विड था इसलिए गोल बन गया, सन से दूर आया तो दूर आते आते घूम के फेंका गया, तो सन से दूर आया तो डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, फिर वो सॉलिडिफाई होने लग गया। पहले लिक्विड था, फेंकते से ही लिक्विड का स्पीयर बना, दूर जाने से टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने से सॉलिडिफाई हो गया, फिर वो प्लाज्मा स्टेट में आया, मतलब नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड इन बिटवीन, लेकिन जोर से खुद के अराउंड घूम रहा था, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से वो ज्यादा लिक्विड जमा हो गया इक्वेटर की तरफ, कम रह गया पोल के पास, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन घूमने से। आप बाथरूम में कोई काम करो, बकेट में पानी लो, हाथ डाल के गुल जोर से घुमाओ, पानी का जमा होता सेंटर में ऐसा कि साइड में जमा होता, साइड में जमा होता, दूर फेंका जाता बाय सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। तो जब अर्थ घूम रही थी तो लिक्विड स्टेट में जब थी तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे आ गया, सॉलिडिफाई हो गई। दैट्स व्हाई इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑन द अर्थ, कि अब जब कभी बनी होंगी रोटेशन की वजह से लिक्विड फॉर्म इधर ज्यादा आ गया, इधर कम पड़ गया, यहाँ रेडियस कम हो गई, इक्वेटर की रेडियस बढ़ गई। सो रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज मोर, पोल इज लेस। ये एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ है, ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में, एक डिस्कशन में काम में आएगा, बाकी पूरे लेसन में और अदर लेसन्स में भी अर्थ विल बी कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल। ये रियल शेप ऑफ द अर्थ है, ये कंसीडर्ड शेप ऑफ द अर्थ है। तो रियल शेप में रेडियस एट द इक्वेटर ज्यादा है, रेडियस एट द पोल्स कम है। कितने में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपको ढूंढ के रखना है। इसी लेसन में सभी बुक्स में है, एमसीक्यू की बुक में पक्का है। वैल्यूज वेरी हो सकती है, 2-4 किलोमीटर कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उतना डिफरेंस चलता। तो ये अराउंड कितने आपने मुझे बताना। अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, लेकिन अब हर बार उसको स्फेरिकल कंसीडर करके आपको सॉल्व करना है। अगर स्फीयर है तो सब जगह पे रेडियस सेम रहेंगे पूरा। देन अबाउट द डिफरेंट टर्म्स, जैसे अर्थ के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम होना, 6000 किलोमीटर से ज्यादा है ऐसा बोल के नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट वैल्यू लगेंगी, वैल्यू ढूंढ के रखो, उसको किलोमीटर में लिखो, मीटर में लिख के रखो। मास ऑफ अर्थ किलोग्राम में है, मास ऑफ अर्थ किलोग्राम में है, तो इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है और उसको राउंड लिया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने भी एग्जांपल बोला था, 2.98 बोला था मैंने, 2.98 है तो उसको हम 3 समझ सकते, तो वैसे यहाँ पर आप कितना है तो कितना समझ सकते, ये लिख रहा है आप लोगों को। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ पूरी एक ही मटेरियल से थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, तभी बताया कि स्टार्ट सरफेस पे क्ले है, मट्टी है, अंदर चले जाओ तो और हार्ड 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 बनते जाता, तो डेंसिटी को ऑन डिफरिंग, डेंसिटी का अलग 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 होती जाती है। तो एवरेज डेंसिटी कितनी है कि अर्थ पूरी एक ही मटेरियल की है ऐसी बनी हुई समझ के, व्हाट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। देन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पायर क्यूब ऑफ अर्थ को स्फीयर समझ के चलना आप लोगों को। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का पूरा मास पूरा वॉल्यूम, पार्ट ऑफ द मास पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, अर्थ का छोटा सा पार्ट लिया तो छोटा सा उसका वॉल्यूम रहेगा। तो व्हाट इज m इक्वल टू रो इनटू v, मास ऑफ अर्थ इज व्हाट, रो इनटू वॉल्यूम। पार्ट ऑफ मास लिया, छोटा सा अर्थ का स्फीयर काट के ले लिया, तो उसका वॉल्यूम, इसका काम पड़ेगा एक बार, इसका काम बार बार पड़ेगा। तो व्हाट इज रो इक्वल टू मास इक्वल टू रो इनटू v, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पायर क्यूब। ये सभी फार्मूले में मास रहेगा, तो ये मास को आप रिप्लेस करके वो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अबाउट डिस्टेंसेस के बारे में, सब कुछ अबाउट डिस्टेंसेस आ गया कि अर्थ सारे इस लेसन में सारे डिस्टेंसेस अर्थ के सेंटर से गिने जाएंगे। अर्थ का ग्रेविटेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसलिए ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, नॉट फ्रॉम सरफेस। सरफेस से गिवन है तो कन्वर्ट करके फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेना है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ से ऊपर जो गिनते हो हाइट, अर्थ से अंदर जो गिनते हो डेप्थ। हाइट अबव द अर्थ सरफेस एच, अर्थ के अंदर जो गिनेंगे वो डेप्थ डी। अब ये 4 बॉडीज मैंने यहाँ निकाली, एक बॉडी अर्थ से काफी दूर है, उसकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल, देखो यहाँ पे इतनी है रेडियस, ये इतनी है हाइट, तो हाइट ज्यादा है रेडियस से, कंपेरेबल है, ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, हाफ हो सकती है, लेकिन 64 किलोमीटर से ज्यादा रही तो कंसिडरेबल हाइट, 64 किलोमीटर से कम रही तो निग्लिजिबल हाइट। तो यह हाइट, सेकेंड बॉडी अर्थ से बहुत दूर भी नहीं है और अर्थ पर भी नहीं है, एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे भी नहीं और अर्थ से बहुत दूर भी नहीं, उसकी हाइट 64 किलोमीटर से कम है, तो उसकी हाइट को निग्लेक्ट करना है, इसको बोलेंगे क्लोज टू अर्थ, जस्ट और नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। ये पॉइंट जो है ना, ये वापस आपको काम में आएंगे इन द लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लोज टू द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी लाइक दिस। ये हुआ सेम वर्डिंग, सेम टर्मिनल से हुआ उधर,
इन द लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लेसन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत क्लोज रिलेशन है आगे। तो ये थर्ड, ये बॉडी एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे है, थर्ड बॉडी इज एग्जैक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। ये फोर्थ बॉडी अर्थ सरफेस से अंदर है, मतलब अंदर है मतलब डेप्थ डी। तो फिर पहला r is the distance from center of earth, capital radius of earth, h is height above the earth surface, d is the depth below the earth surface. For a body inside the earth, जो बॉडी अर्थ के अंदर है, ये बॉडी चौथी बॉडी, for the body inside the earth, that is fourth body, उस body के लिए ये हुआ डेप्थ d जो अर्थ सरफेस से अंदर है, डिस्टेंस सेंटर से गिनना है, ये पूरा डिस्टेंस है r, रेडियस ये r में से d गया, बचा हुआ स्मॉल r इक्वल टू व्हाट, r माइनस d। फॉर द बॉडी आउटसाइड द अर्थ, बॉडी अर्थ के काफी बाहर है, ये बॉडी वन जो थी स्मॉल r इक्वल टू व्हाट, r प्लस h, आगे डिटेल में लिखा हुआ है, दो बॉडी बाहर थी आउटसाइड द अर्थ, when h is comparable to r means r is more than 64 किलोमीटर, r अगर 64 किलोमीटर से ज्यादा है तो, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, सभी बुक्स में से क्वेश्चंस देखने के बाद में 64 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसको कंसीडर किया जाता। कभी कभी एमसीक्यूज में हम 100 किलोमीटर तक के भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इन जनरल आपको जो भी एमसीक्यूज पढ़ने को मिलेंगे उसमें आपको ये ऑब्जर्व होगा कि 64 किलोमीटर के ऊपर है तो उसको कंसीडर करके सॉल्व करना। तो स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, यहाँ h निग्लिजिबल नहीं है, h r से कंपेरेबल है, आप यहाँ h छोड़ नहीं सकते। आउटसाइड द अर्थ फॉर स्मॉल हाइट्स, अर्थ के बाहर ही है लेकिन हाइट उसकी कम है, क्लोज टू अर्थ सरफेस है, हाइट कम है मतलब कितनी है, व्हेन h इज नॉट कंपेरेबल टू r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6000 किलोमीटर से ज्यादा है और हाइट कुछ किलोमीटर में 2 4 5 8 10 किलोमीटर अप टू 64 किलोमीटर है, तो एट दैट टाइम h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो h बिकम नेग्लिजिबल, h नेग्लिजिबल होने की वजह से स्मॉल r, h छोड़ दो इसमें का, h छोड़ दिया तो स्मॉल r नियरली इक्वल टू, वैसे स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h लेकिन उसमें का h नेग्लिजिबल, इसलिए स्मॉल r नियरली इक्वल टू कैपिटल R। अब और आगे ऑन द अर्थ सरफेस, कोई बॉडी अगर एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पर है तो द बॉडी इज एग्जैक्टली ऑन द अर्थ सरफेस, देन सरफेस पर ही है तो हाइट ही नहीं है, जीरो, एज स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, इसमें h जीरो है, स्मॉल r इक्वल टू r। फॉर अ बॉडी आइदर ऑन अर्थ सरफेस और क्लोज टू अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R क्योंकि h जीरो है, क्लोज टू सरफेस स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R क्योंकि h बहुत कम है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट यूज करने हैं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R फॉर अ बॉडी ऑन द सरफेस और क्लोज टू अर्थ सरफेस लाइक दिस। तो इतने सारे पॉइंट्स ये आ गए। अब इनसाइड द अर्थ स्मॉल r इक्वल टू r माइनस t। नेक्स्ट डिटेल्स हम लोग लेंगे अबाउट द सन। सन के बारे में क्या क्या डिटेल्स आप लोगों को मालूम होना, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन m इक्वल टू व्हाट, m इज द मास ऑफ सन, सपोज ms लिखेंगे इसको, व्हाट इज मास ऑफ सन इक्वल टू कितना है, ये आप ढूंढ के रखो इन किलोग्राम। अब साइज ऑफ द सन की अपने को जरूरत नहीं है, सन विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास फॉर द सोलर सिस्टम, बट मास ऑफ सन इज टू लार्ज एज कंपेयर टू अर्थ। कल मुझे कंपेयर करके बताना कि मास ऑफ सन अर्थ से कितने गुना है, छोटा सा तो है सन, आप हम लोग रोज देखते इतना सही है, अर्थ से देखते ना हम लोग, सवेरे सुबह बड़ा रहता, दोपहर में छोटा होता, शाम में फिर वो बड़ा हो जाता, इतना ही तो है सन। कल जरा उसका मास कैलकुलेट करना, फिर मास कैलकुलेट करके मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन को कंपेयर करना, कौन किससे कितना बड़ा है, देन ये होगा मास ऑफ सन। एक और पॉइंट आपको लगता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये आपको मालूम होना जरूरी है, इसका भी काम पड़ता है आपको। लेट द डिस्टेंस भी स्मॉल r, कितना है इन किलोमीटर, कितना है इन मीटर, ये आपको ढूंढ के रखना है। डिस्टेंस किलोमीटर में, डिस्टेंस मीटर में कितना है, तो बिटवीन अर्थ एंड सन, बस मास ऑफ सन इतना काम पड़ता है। थर्ड और लास्ट इज अबाउट द मून। मून के बारे में जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता, मालूम रहा तो कुछ बुरी बात नहीं है। लेट m विद द मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना है, और ये मास ऑफ मून भी आप किलोग्राम में निकाल के रखो। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस r कितने किलोमीटर है, दैट इज टू बी फाउंड आउट।
और ये मीटर में भी आपको ढूंढ के रखना है। ये आपने याद नहीं रखा तो चलता है, लेकिन ये याद रखना है सन के बारे में। तो इसे बोलते सन, मून, अर्थ, अर्थ के आजू बाजू में जो होंगे उन सब की टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स है जो आपको आगे लगते लेसन में। अभी तक लेसन का एक्चुअल कोई पार्ट शुरू नहीं किया, लेकिन लेसन में लगने वाले मोस्टली जो पॉइंट कॉमन सब जगह लगते वो कंसिडर किया अभी। तो आप लोग ये सारे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को फाइंड जो जो करना है एक बार आप लोगों को नोट करो। सोया नहीं ना कोई? कौन कौन सो गया हाथ ऊपर करो। कौन कौन सो गया हाथ ऊपर करो। चलो फिर ये पॉइंट पहले आप लोग लिखो, आपको क्या ढूंढना है लगेगा रफ में लिख लो। ग्रेविटेशन के दो वर्ड्स का डिफरेंस आपको बताना है। नींद में हाथ ऊपर करेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी कुछ लोगों को लग रहा होगा सपने में आ गया ग्रेविटेशन। सवेरे सवेरे ऐसा लगा कि ज्वाइन भी हो गया और सपने में ग्रेविटेशन आ गया। सपने में नहीं आ रहा, सही में देख रहे हैं आप लोग। ग्रेविटी ग्रेविटेशन का डिफरेंस आपको बताना है। ये दो पॉइंट्स नोट कर लो, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन। उसके बाद में ये एक्चुअल शेप ये बाद में लिख लेना आप लोगों ने। हाँ, डिफरेंस बिटवीन रेडियस एट इक्वेटर एंड रेडियस एट पोल, दूसरा क्वेश्चन। आप नोट करो क्या क्या आपको ढूंढ के रखना है। क्या क्या ढूंढ के रखना है आप लोग नोट कर लो पहले। ग्रेविटी ग्रेविटेशन, दो वर्ड में का डिफरेंस। उसके बाद में डिफरेंस इन रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर एंड एट पोल। difference in radius difference in radius of earth at equator and at the poles. नेक्स्ट, ये आप डायग्राम निकाल के लिख लो क्या क्या निकालना है। तो आने से हो गया लिखना। ये पॉइंट्स लोगों को बाद में ये डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गया पहले पेज पे। ये पॉइंट के बारे में जरूरत नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये सन के बारे में नोट करो जो आपको निकालना है, सन एंड मून। यू हैव टू नोट अबाउट द सन एंड अबाउट द मून। चलो पासवर्ड लगाना।
हो गया? मास ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मास ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये आपको ढूंढ के रखने हैं। तो यहां तक के पॉइंट्स आपने अभी पढ़ लिए। अब ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, इन दो पॉइंट्स को भी ढूंढ के रखना आपने। व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास, व्हाट इज इनर्शियल मास। अगला लेसन जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो वर्ड सुनने हैं, दो वर्ड यूज करने हैं, ग्रेविटेशनल मास